और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने के साथ अपने सियासी दल की आधारशिला भी रख दी है। उनके निशाने पर और कोई नहीं, सीधे सीधे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। आने वाले 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर अपनी नई राजनीतिक रणनीति का खुलासा भी करेंगे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद टीएमसी से निलंबित नेता हुमायूं कबीर के हौसले बुलंद हैं। हुमायूं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब सीधे सीधे ममता बनर्जी और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। मैं बीजेपी को सरकार आने नहीं दूंगा और टीएमसी को सरकार फिर बनाने नहीं दूंगा। हुमायूं कबीर का दावा है कि उनके बाबरी मस्जिद वाले कार्यक्रम में करीब 8 लाख लोग शामिल हुए, जिसके बाद अब वो ओवैसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से लाखों लोग यहाँ पर आए हैं, उनका कहना है कि अब उन्होंने फैसला लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम यानी जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उनके साथ गठबंधन कर वो चुनाव में लड़ेंगे और सीधा निशाना तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। दरअसल हुमायूं कबीर ने जब बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसके बाद टीएमसी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। टीएमसी का आरोप है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो हुमायूं कबीर ने बंगाल में दीदी के खिलाफ सीधा सीधा बिगुल फूंक दिया है, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर का यह दांव ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेध लगा सकता है। अब आपको सुनाते हैं कि हुमायूं कबीर के इस ऐलान पर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या है। बाबर के नाम से मस्जिद बनाना मुझे लगता है हिंदुओं के ऊपर अपमान करने की, हिंदुओं को आघात करने की एक चेष्टा है। हिंदू समाज इसका सही उत्तर देगा। जिस मामले में माननीय न्यायालय ने सक्षम निर्देश दे दिया, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, बाबरी मस्जिद के लिए उस न्यायिक आदेश में जगह आवंटित कर दिया गया, तो चुनावी जीत का मंत्र बनाया है क्या उन्माद का। If religion only is the best of the politics, then the very unfortunate days in India has come. काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद अब काम तेजी के साथ शुरू हो चुका है। 3 साल में मस्जिद तैयार करने का टारगेट हुमायूं कबीर ने सेट कर दिया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से लोग ईंट भेज रहे हैं, मस्जिद बनाने का सामान लेकर यहां पहुंच रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी निर्माण के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। कोई सिर पर ईंट रखकर आ रहा है तो कई लोग अपने तरीके से इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये जो जमीन है, यहाँ पर हजारों के तादाद पर लोग मौजूद हो रहे हैं। हुमायूं कबीर के समर्थन में जिस तरीके से शनिवार लाखों के तादाद पर लोग आए थे, उसके कई गुना ज्यादा लोग जो ईंटा लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। हुमायूं कबीर की नई पार्टी के ऐलान पर अब लोग भी उन्हें सपोर्ट करने लगे हैं। मस्जिद निर्माण में सहयोग करने आए लोगों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को सबक मिलेगा। 100% तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होना है, क्योंकि अगला 22 तारीख को अपना विधायक जो है हुमायूं कबीर साहब जो है पार्टी का जो उद्घाटन कराएगा पार्टी का। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में शनिवार को निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया था। ये कार्यक्रम अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस की 33वीं बरसी पर हुआ, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में तनाव के बीच भारी सुरक्षा तैनात रही। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की आंच अभी धीमी भी नहीं पड़ी थी कि तेलंगाना से भी नई आवाज उठने लगी है। हैदराबाद के एक मुस्लिम संगठन ने बाबरी मस्जिद के लिए एक मेमोरियल बनाए जाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सियासत और गर्म हो गई है। हैदराबाद के मुस्लिम संगठन तहरीक मुस्लिम शब्बन ने ऐलान किया कि ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का एक मेमोरियल बनाया जाएगा। मुश्ताक मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुश्ताक मलिक के इस ऐलान पर एतराज जताया है। बीजेपी का कहना है कि ये परंपरा को बांटने वाली राजनीति है। इस परंपरा को डिवाइड करने वाले, कोई जिस परंपरा को अगेंस्ट बात करने वाले, वो मुसलमान नहीं होगा। जिस देश का जमीन के ऊपर जीने के भी हक नहीं है, जिस छोड़ के
कहाँ बाबर पैदा हुए वहाँ जाके बाबर का मस्जिद बनाइए। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ था, जबकि अयोध्या के ही धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। और दिसंबर का महीना चल रहा है और बढ़ती सर्दी लोगों को घर में बंद होने पर मजबूर करने लगी है। और इस बीच मौसम विभाग ने शीतलहर बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। सर्दियां अच्छी लगती हैं, लेकिन जब शीतलहर आती है तो सावधान रहना चाहिए। क्या है हाल, जानिए जरा। देखिए, बात सबसे पहले पंजाब की। 7 से 10 और 11 दिसंबर को यहां न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। आपको बता दें कि कोहरे की संभावना भी व्यक्त की गई है। बात कर लेते हैं हरियाणा की। 7, 10 दिसंबर और फिर 11 दिसंबर न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस यहां पर रह सकता है। येलो अलर्ट जारी किया गया। और अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। 7 और 8 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्र में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अब मध्य प्रदेश के बगल में है छत्तीसगढ़, वहां ठंडी हवाओं का बढ़ेगा प्रभाव। और झारखंड में देखिए क्या होने वाला है। झारखंड में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और इसके लिए बाकायदा 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा, यहां भी ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। कोहरा और ठंड का प्रभाव बढ़ने की संभावना यहां भी जताई गई है। जी हाँ, ये वो राज्य हैं जिसके लिए मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो सर्दी से सावधान रहना है, सजग रहना है। सर्दी का मौसम अच्छा लगता है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर गोवा से है। नया साल आने वाला है, लेकिन उसकी खुमारी अभी से दिखने लगी है। खासकर गोवा में नए साल का जश्न कुछ खास होता है, लेकिन उससे पहले ही भीषण आग से 25 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। आखिर इन 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ऐसा मंजर जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ऐसा मंजर जिसने कुछ ही सेकंड में पूरे क्लब को खाक कर दिया। चारों तरफ चीख और पुकार। कई लोग अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब रहे, लेकिन 25 लोग क्लब में लगी खौफनाक आग में खाक हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त आग लगी उस वक्त क्लब में करीब 100 लोग मौजूद थे। रात 1 बजे का समय था, इसलिए लोग धीरे धीरे क्लब में इकट्ठा हो रहे थे। चश्मदीदों की जुबानी 25 लोगों की मौत की कहानी सुनिए। मैं गेट पे था। कितना टूरिस्ट लोग भी आए थे? हाँ, टूरिस्ट भी थे। कितना रहेगा टूरिस्ट अंदाज? ये तो मिनिमम हमको तो पता नहीं है। एंट्री हुआ था, हाँ, शो था क्या था? हाँ, शो था। कल ये था, कुछ डीजे डांसर आने वाली थी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर 25 लोगों की मौत का असल जिम्मेदार कौन है? ये क्लब खुद को आइलैंड क्लब के नाम से प्रमोट करता है, जो एक पतले रास्ते के जरिए मुख्य मार्ग से जुड़ा था। यही वजह है कि आग लगने के काफी देर बाद भी दमकल की गाड़ियां क्लब तक नहीं पहुंच सकी और क्लब से 400 मीटर दूर पर ही रुक गईं। और अब खबर दिखाएंगे यूपी की, जहां उन्नाव में एक छात्रा के बैड टच के आरोपों के बाद नर्सिंग कॉलेज में बवाल मच गया। सभी छात्र और छात्राएं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एसआरएम कॉलेज में ऐसे हालात तब पैदा हो गए जब एक छात्रा ने अपने टीचर पर बैड टच का आरोप लगाया। छात्र और छात्राएं कॉलेज कैंपस में हंगामा करने लगे, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। तभी मौके पर यूपी पुलिस की एंट्री हो गई। एक तरफ पुलिस थी तो दूसरी तरफ कॉलेज के छात्र। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस और छात्रों के बीच खींचातानी हो गई। कुछ क्वेश्चन पूछा, हमने बता नहीं पाया तो हमको गलत तरीके से ऐसे टच किया गया तो हमको गलत लगा, तो हमने प्रिंसिपल सर को बताया। प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन दिया हमने, उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया। छात्रा से बैड टच की शिकायत के बाद कॉलेज के छात्र और छात्राएं गुस्से में लाल हैं और कैंपस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्लान ऑर्डर कहीं बिगड़ने नहीं दिया है। सब मौके पर शांति व्यवस्था है। बच्चों की जो समस्याएं थी उसको एड्रेस कर लिया गया है। नियमानुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के संग अपनी शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। मंधाना ने कंफर्म कर दिया कि यह शादी टूट चुकी है। मंधाना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए हफ्तों से चली आ रही अटकलों पर विराम लगाया और बताया कि परिवार वालों ने शादी कैंसिल करने का फैसला लिया है। स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए इस बारे में बात करना जरूरी है। मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं इसे वैसा ही रखना चाहती हूं।
लेकिन मुझे ये साफ करना है कि शादी कैंसिल हो गई है। मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूँ और आप सभी से भी ऐसा ही करने की गुजारिश करती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें मूव ऑन करने और आगे बढ़ने का मौका दें। वहीं दूसरी ओर पलाश ने भी इसे लेकर पोस्ट किया है। पलाश ने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने पर्सनल रिलेशनशिप से पीछे हटने का फैसला किया है। दरअसल मंधाना और पलाश 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे। शादी की रस्मों की तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन पहले मंधाना के पिता की बीमारी के चलते शादी टालने की बात सामने आई और आखिरकार तमाम अटकलों को आज विराम लग गया। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां हमीरपुर में प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया और 52 घरों को गिरा दिया गया। जी हाँ, जिनके घर गिराए गए वो कह रहे हैं उन्होंने यहां जमीन खरीदने के बाद आशियाना बनाया था, जिसे गिरा दिया गया। प्रशासन का दावा है कि लोगों ने वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जा किया और अपने घर बना लिए, जिसके बाद हमीरपुर के बिहारी तप्पड़ इलाके में 52 लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया है, जिनके घर मिट्टी में मिल गए हैं और उनका दावा है कि उन्होंने जमीन खरीदी थी और पिछले 30 साल से यहाँ रह रहे थे। हुआ क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? बगैर बताए आए, बगैर बताए करे, 2-3 बार आए थे, सीखे के चले गए थे। 52 ठिकानों को गिराने के लिए वन विभाग, राजस्व विभाग के साथ पुलिस का अमला पहुंचा। वन विभाग का दावा है कि अवैध निर्माण से जुड़ा नोटिस 1 साल पहले दिया गया था। जो अवैध रूप से लोग बसे हुए हैं, जो वन भूमि पे अतिक्रमण करे हुए थे, और आज प्रशासन के द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई रामनगर में की गई है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। पूरी योजनाबद्ध तरीके से कल जो है ब्रीफिंग करके आज सुबह से इस अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें 52 स्ट्रक्चर जो चिन्हित थे फॉरेस्ट के स्तर से। चीन और जापान के बीच विवाद फिर बढ़ता जा रहा है। समंदर में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। समंदर में ड्रैगन ने जापान पर निशाना साधा। जानिए इस बार ड्रैगन ने जापान के साथ समंदर में किया क्या है। चीन पर जापान के लड़ाकू विमान को लॉक करने का आरोप लगा है। चीन के लड़ाकू विमान J-15 ने जापान के लड़ाकू विमानों को लॉक किया। ओकिनावा द्वीप के दक्षिण पूर्वी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। ड्रैगन की हरकत से गुस्से में जापान है। जापानी रक्षा मंत्रालय ने कहा रडार लॉक करना सुरक्षित उड़ान के नियमों के खिलाफ है। जापान ने चीन को दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की चेतावनी दी। जापान के मुताबिक चीन ने ऐसी कोशिश 2 बार पहले भी की है। आपको पता है पहली घटना में चीन के J-15 ने जापान के F-15 को रडार पर लॉक किया। दूसरी घटना में 2 घंटे बाद एक और चीनी J-15 ने जापान के दूसरे लड़ाकू विमान को लॉक कर दिया। आपको बता दें कि ताइवान के चप्पे चप्पे पर चीन की नजर है। ताइवान ने आरोप लगाया था कि चीन विदेशी जहाजों पर नकली हमले की प्रैक्टिस करता है।